हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके एजुकेटर सीए नयन गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम स्टॉक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू और वो है अर्निंग्स पर शेयर यानी कि ईपीएस। ईपीएस आपने बहुत जगह सुना होगा, एनालिसिस के बहुत सारे काम में भी आता है। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कैलकुलेट करने के भी काम में आता है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि आज के पूरे वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं अर्निंग्स पर शेयर के बारे में। हम सीखेंगे व्हाट इज एक्चुअली ईपीएस, देन व्हाई टू इवैल्यूएट ईपीएस, हमें ईपीएस कैलकुलेट करने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, एनालाइजिंग ईपीएस, एनालिसिस भी तो करना है ईपीएस कैलकुलेट करने के बाद, और यूजिंग ईपीएस टू इवैल्यूएट स्टॉक्स, आप स्टॉक्स का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे ईपीएस का इस्तेमाल करके। एंड द लास्ट इज अ हायर ईपीएस एन इंडिकेशन टू परचेज अ स्टॉक, ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कि क्या अगर हायर ईपीएस होता है तो आपको स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, हम अर्निंग्स पर शेयर को शॉर्ट फॉर्म में पूरे वीडियो में ईपीएस बोलेंगे क्योंकि ईपीएस इज द जनरल टर्म जो कि स्टॉक मार्केट में यूज में आता ही है, हम लैंग्वेज में उसको ईपीएस ही बुलाते हैं। बाकी ईपीएस का फुल फॉर्म इज अर्निंग्स पर शेयर। नाउ व्हाट इज अर्निंग्स पर शेयर या फिर ईपीएस। ईपीएस इज नथिंग बट अर्निंग्स जो कि कंपनी की हुई साल भर में, एनुअल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर हम पर शेयर टर्म्स में कंपनी की अर्निंग्स निकालें उसे हम सिंपली बोलते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। और उसे इस टर्म को, इस ईपीएस को आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे बेसिक ईपीएस। हम बात करेंगे बेसिक ईपीएस की आज, क्योंकि आपको एनालिसिस में जनरली बेसिक ईपीएस ही काम में आएगा। एक और ईपीएस होता है, वो होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, बट वो आपको इतना ज्यादा एनालिसिस में काम नहीं आता। डाइल्यूटेड ईपीएस इज इन शॉर्ट, अगर हम ऐसे शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का मतलब ऐसे कुछ बॉन्ड्स या ऐसे कुछ सिक्योरिटीज जो कि आगे जाके इन फ्यूचर ईयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो उन्हें हम बोलते हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। और जब हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को यूज करके पर शेयर टर्म्स में अर्निंग निकालते हैं उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। बट टुडे वी विल कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन बेसिक ईपीएस, क्योंकि बेसिक ईपीएस से ही आपको आइडिया आ जाएगा वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक और नॉट। आपको डाइल्यूटेड ईपीएस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर योर बेसिक स्टॉक एनालिसिस। अब अर्निंग्स पर शेयर इज जस्ट द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा प्रॉफिट जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा है, हम उसको पर शेयर टर्म्स में निकाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं ईपीएस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई टू इवैल्यूएट ईपीएस। अरे भाई ईपीएस इवैल्यूएट करने की जरूरत क्या है। सो द आंसर इज कि आपको ईपीएस पता करने की इसलिए जरूरत है कि आपको बेसिकली कंपनी की अर्निंग से मतलब है। शेयर का प्राइस कितना गया, शेयर का भाव कितना जा रहा है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन कि कंपनी कमा कितना रही है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। कंपनी का प्राइस, शेयर का प्राइस, दैट माइट फ्लक्चुएट विद सेंटिमेंट्स, कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उस पर फ्लक्चुएट कर सकता है। बट एक्चुअली व्हाट द शेयर होल्डर्स आर कंसर्न्ड अबाउट एंड व्हाट द कंपनी इज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट इज कि भाई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके कमाया कितना। हमें मतलब होता है उसके नेट प्रॉफिट से, उसकी अर्निंग से। तो इसीलिए ईपीएस अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So EPS actually indicates how much money a company makes for each share. एक शेयर के लिए कंपनी कितना कमा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है किसी भी कंपनी को वैल्यू करने का। वैल्यू हम जनरली प्राइस से करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि मार्केट कैप का उससे मतलब होता है कि एक्चुअली वर्थ कितना है कंपनी का, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है मार्केट में किसी भी कंपनी का। बट एक्चुअली कहीं ना कहीं दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द अर्निंग्स। इसीलिए ईपीएस इतना इंपॉर्टेंट मेट्रिक है और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपको इवैल्यूएशन में मदद करने के लिए। एंड सेकेंडली ईपीएस हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है विच रेशियो, वो हमें मदद करता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भैया प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, एक्चुअली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो इस ईपीएस जब हम डिवाइड करेंगे प्राइस को ईपीएस से, तब हमारा निकलता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो इसीलिए हमें ईपीएस जानना और जरूरी है कि जब किसी कोई और रेशियो ईपीएस पर डिपेंड करता है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ईपीएस क्या होता है। एंड
अगर शेयर प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली इन्वेस्टर को ये पता पड़ेगा कि मार्केट में लोग ₹1 इन्वेस्ट करने के लिए कितनी अर्निंग्स चाह रहे हैं, या ₹1 की अर्निंग्स के लिए कितना गुना पैसा देने के लिए तैयार हैं उस स्टॉक के लिए। सो व्हाट वी नो बाय ईपीएस इज बाय डिवाइडिंग अ कंपनीज शेयर प्राइस को आप जब ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि भाई मार्केट में लोग इन्वेस्टर्स कितना विलिंग है एक शेयर के लिए, कितना ईपीएस उनको चाहिएगा फॉर ईच रुपी ऑफ अर्निंग्स, वो कितना टाइम्स प्राइस देने के लिए तैयार हैं। तो इससे हमें पता पड़ जाता है कि कंपनी कितनी वैल्यूएबल है। इस पूरे स्थिति को जानने के लिए हमें पढ़ना होता है ईपीएस। अब ये देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। कंपनी का आप नेट प्रॉफिट ले लीजिए साल भर का और उसे डिवाइड कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो आपका आ जाएगा ईपीएस। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई ये नेट प्रॉफिट हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं। सो ये नेट प्रॉफिट आता है हमारा पैट मींस, प्रीवियस वीडियो से हमें पता है कि पैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। बट अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ही क्यों लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्यों नहीं लेते? या जो हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा था ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम वो क्यों नहीं लेते? हम वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि ईबीआईटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, द प्रॉफिट जो उस टर्म में आता है, दिस डजंट बिलोंग टू एक्चुअली द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसमें से कुछ पोर्शन जो इंटरेस्ट का है वो जिससे हमने बोरोइंग्स करी उन बोरोअर्स को बिलोंग करता है, वो इंटरेस्ट हमें हटाना जरूरी है प्रॉफिट से। और टैक्सेस जो हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम बांटेंगे नहीं, इसलिए हम उन टैक्सेस को भी हटाते हैं। इसलिए हम ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना लेके सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर पैट लेते हैं, क्योंकि ये पैट जो आपका बचता है वो शुद्ध जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उस पे और किसी का हक नहीं होता। इसलिए हम करते हैं ईपीएस को निकालते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमने सीख लिया कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी फेवरेट कंपनी है ए। कंपनी ए के पास नेट प्रॉफिट है इस साल का 50 लाख रुपए। 50 लाख हो गया उसका नेट प्रॉफिट, या फिर इसे हम कहेंगे पैट। ये टैक्सेस के बाद बचा है कंपनी के पास 50 लाख रुपए और उसके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी ए के। तो सिंपली हम ईपीएस कैसे निकालेंगे, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स एंड दैट कम्स टू ₹50। 50 हुआ ₹50 हुआ अर्निंग्स पर शेयर, मतलब एक शेयर की अर्निंग्स मेरी हुई 50 रुपए। अब इसे जरा एनालाइज करते हैं कि इस 50 का मतलब क्या होता है। हमारा ईपीएस आ गया 50, बट उसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी 1 शेयर, एक शेयर अगर मेरा उस कंपनी ए में है, कंपनी ए में अगर मैं शेयर होल्डर हूं और उसमें मैंने एक शेयर में पैसा लगाया, तो मेरे एक शेयर के बदले मुझे कंपनी कमा के दे रही है 50 रुपए। तो मेरी एक शेयर की अर्निंग हो गई 50 रुपए। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ईपीएस का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ईपीएस का मतलब हुआ कि अगर एक शेयर है मेरा उस कंपनी में, तो मेरी कमाई हुई, या मेरी कमाई या कंपनी ने मुझे कमा के दिए एक शेयर के बदले 50 रुपए। इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर उस एक शेयर की प्राइस थी 150 रुपए, 150 रुपीज में मैंने उस कंपनी ए में एक शेयर परचेज किया था, तो और मान लीजिए मेरे मैंने 100 शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के, एक शेयर नहीं, मेरे पास 100 शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो गया 150 इंटू 100। 150 रुपए का एक शेयर और मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो गया 15,000 रुपए। ये मेरा उस कंपनी ए के प्रति हो गया इन्वेस्टमेंट 100 शेयर्स के लिए। तो अब अगर मेरा ईपीएस, उस कंपनी का ईपीएस आ रहा है 50 रुपए पर शेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनुअली आई कैन अर्न, अब इस अर्न का मतलब ये समझेंगे, आई कैन अर्न या द कंपनी इज अर्निंग फॉर माई 100 शेयर्स 50 रुपी ईच शेयर, तो मैंने कमाए मान लीजिए एनुअली 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कमाए एनुअली। अब
15,000 रुपए लगा के उस कंपनी में कंपनी मुझे कमा के दे रही है 5,000 रुपए, नॉट अ बिग डील, अच्छा डील है। 5,000 रुपए मिल रहा है मुझे साल का 15,000 रुपए लगा के, बट देयर इज अ कैच, ये 5,000 रुपए आपको साल का कंपनी कमा के दे रही है, बट ये आपको मिलता नहीं है। कंपनी ने कमा लिए भले ही 5,000 रुपए आपके 15,000 के इन्वेस्टमेंट से, बट यू आर नॉट गेटिंग दिस 5,000 रुपीज फ्रॉम द कंपनी एनुअली। अब ऐसा क्यों है, इसका भी आंसर जान लेते हैं। 5,000 रुपए आप कंपनी ने कमा तो लिए, बट आपको नहीं मिले, क्यों? देख के चलते हैं। नेट प्रॉफिट था हमारा, अर्निंग्स थी, ये था हमारा पैट, और ये है कंपनी ए के ही, कंपनी ए का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कंपनी ए। तो कंपनी ए का नेट प्रॉफिट हमने निकाला था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख रुपए। अब कंपनी के पास, जब कंपनी कमा लेती है ये पैट, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सारा का सारा अर्निंग्स अपने इन्वेस्टर्स या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दे, या तो सेकंड ऑप्शन होता है कि वो सारा पैसा ना बांट के कुछ पैसा रख ले और इक्विटी शेयर होल्डर्स से शेयरिंग ना करे, वो पैसा कंपनी में रख के और कंपनी में इन्वेस्ट करके फ्यूचर फर्दर अर्निंग्स कमाए। तो कंपनी के पास हुए दो ऑप्शन, ईदर टू शेयर दैट अर्निंग्स विद यू, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जब कंपनी आपसे अपना प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और अगर शेयर नहीं करती और वो कंपनी में रिटेन करके ग्रोथ में पैसा लगाती है उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कंपनी के पास हुए दो ऑप्शन, एक हुआ डिविडेंड और दूसरा हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि कंपनी ने ग्रोथ में पैसा लगाया। तो इस एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि कंपनी ने 10% ऑफ द डिविडेंड्स डिक्लेयर कर दिए और 90% रख दी हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये डिविडेंड्स और इसका 10%, इन सब का मतलब हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा, एंड दैट वीडियो वुड बी डिविडेंड्स पर शेयर और डिविडेंड यील्ड क्या होता है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अभी हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड्स बांट दिए कंपनी ने 10% के एंड रिटेन्ड अर्निंग्स कर ली 90% की। तो एग्जाम्पल में कंटिन्यू करके 50 लाख का 10% हुआ 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कंपनी ने डिविडेंड बांट दिए और 45 लाख कंपनी ने रिटेन कर लिए फॉर ग्रोथ, फॉर आगे पैसा लगाने के लिए, सो दैट उसके फ्यूचर अर्निंग्स हुए। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के प्रति। तो अब मेरे 100 शेयर्स का क्या हुआ, ये तो कंपनी की बात हो गई। एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या मिला, तो हमने ये देख लिया था कि मेरी कंपनी ने कमा के मुझे दिए थे एनुअली 5,000 रुपए, बट मुझे 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। मुझे क्या मिलेगा? फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को मिलेंगे 500 रुपए, इन्वेस्टर को मिलेंगे 5,000 की अर्निंग्स का 10%, विच इज ₹500 एज डिविडेंड, और जो बाकी बचा अर्निंग्स हुआ मेरे 100 शेयर्स का, दैट इज 4,500, वो कंपनी ने लगा दिए ग्रोथ में। तो ये मैं मान सकती हूँ कि मुझे आज तो मिल गए 5,000 की अर्निंग्स में से सिर्फ 500 रुपए, बट मेरे 4,500 लग गए एज एन इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में ग्रोथ के लिए। तो फ्यूचर में वो कंपनी मुझे कमा के देगी। तो ये होता है ईपीएस का एक्चुअल मतलब। ईपीएस में से हम कुछ हिस्सा हटाते हैं एज डिविडेंड, वो हमें मिलता है डिविडेंड के तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम लगा देते हैं उसे टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये हुई हमारे 100 शेयर्स में से 5,000 रुपए कमाए हुए की पूरी स्टोरी। नेक्स्ट, अब हमने जब ईपीएस निकाल लिया, ईपीएस का मतलब समझ लिया, अब उसे स्टॉक को एनालाइज करने के लिए यूज कैसे करें, क्या फैक्टर लगाएं कि हमें पता पड़े कि भाई ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कैसा है, तो वो भी समझ लेते हैं। अ हायर ईपीएस एक्चुअली इंडिकेट्स अ ग्रेटर वैल्यू। जितना ईपीएस बड़ा होगा उतना आपका स्टॉक आप मान के चल सकते हैं कि वो अच्छा होगा। मान लीजिए आपका एक कंपनी का ईपीएस कंपनी ए का हुआ 50 रुपए और कंपनी बी का हुआ 60 रुपए, तो अर्निंग्स पर शेयर बी की ज्यादा हुई, तो बी इज अ बेटर कंपनी टू इन्वेस्ट। ये हम प्राइमा फेसी समझ सकते हैं आज के डिस्कशन से कि ईपीएस जितना कंपनी का ज्यादा होगा उतना आपके लिए एज एन इन्वेस्टर बेहतर है, क्योंकि कंपनी ज्यादा कमा के दे रही है पर शेयर, क्योंकि उसके पास हायर प्रॉफिट्स हैं।
और जब कंपनी के पास हायर प्रॉफिट्स हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी जब ज़्यादा कमाएगी तो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगा, उस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, तो ऑटोमेटिकली जाएगा शेयर प्राइस ऊपर। और ईपीएस अगर ज़्यादा है तो शेयर प्राइस ज़्यादा होगा। तो हम कैसे एक्चुअली इवैल्यूएट करेंगे, वो हम फिर इवैल्यूएट करेंगे प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो से, जिसका इस वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का। बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर ईपीएस ज़्यादा है तो वो बेटर कंपनी है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो कंपनी आपको ज़्यादा अर्निंग्स पर शेयर कमा के देगी। अब सबसे बड़ी बात, ईपीएस मान लीजिए लास्ट हमारा डिस्कशन में निकला था 50 रुपए का। अब ये 50 रुपए ईपीएस कंपनी ए का, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि कंपनी ईपीएस मुझे कमा के दे रही है कंपनी ए 50 रुपए, तो सिर्फ इस फिगर से मैं कुछ नहीं कर सकती। इसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा विद अनदर फिगर। वो दूसरा फिगर होगा या तो पीयर्स या फिर कंपेटिटर्स का ईपीएस मैं देखूं, कि किसी और कंपनी का ईपीएस देखूं, या फिर कंपनी के पिछले पास्ट परफॉर्मेंसेस, पिछले 3 साल 5 साल आप निकाल के देखिए, उनका ईपीएस का ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल का, तब आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली इस 50 का मतलब क्या होता है। अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ईपीएस का ग्राफ बढ़ रहा है, ईपीएस एक्चुअली कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, या ईपीएस कम हो रहा है साल दर साल। जब आप कंपेयर करेंगे या तो कंपेटिटर्स से या उस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस से, तब आपको उस ईपीएस जो आपने निकाला है उसका वैल्यू समझ में आएगा। सो यू हैव टू कंपेयर द ईपीएस विद द पीयर्स एंड द पास्ट ईयर फॉर बेटर एनालिसिस। और एंड इंक्रीजिंग ईपीएस ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंटली, अगर कंसिस्टेंसी है ईपीएस की ग्रोथ में, अगर ईपीएस की ग्रोथ में है तो ईपीएस मतलब अर्निंग्स, मतलब कंपनी एक्चुअली अच्छा कमा रही है साल दर साल। तो अगर ईपीएस ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली, सो दैट मीन्स दैट इज अ बेटर स्टॉक, दैट इज अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन, कि कंपनी आपको कंसिस्टेंटली ज्यादा कमा के देगी इन फ्यूचर ईयर्स ऑल्सो। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनीज हैं हमारे पास इवैल्यूएट करने के लिए, जिनका प्राइस, मार्केट प्राइस दोनों का ही 100 रुपए है। इन दोनों के ही स्टॉक्स 100 रुपए पे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बट इनका ईपीएस कंपनी ए का 50 रुपए है और कंपनी बी का 40 रुपए है। मतलब कंपनी ए मुझे एक शेयर के बदले 50 रुपए कमा के देगी और कंपनी बी एक शेयर के बदले मुझे 40 रुपए कमा के देगी। तो विच कंपनी इज बेटर टू इन्वेस्ट इन? प्राइस दोनों का सेम है, दोनों का शेयर मुझे 100 रुपए में पड़ेगा, बट कंपनी ए कमा के अगर मुझे 50 रुपए देगी और कंपनी बी 40, तो मैं कंपनी ए सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि वो सेम प्राइस में मुझे ज्यादा ईपीएस कमा के दे रही है। इसलिए कंपनी ए इज बेटर टू इन्वेस्ट। ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसे आप ले सकते हैं कि अगर दो शेयर्स के प्राइस सेम है तो फिर आप देखिए उसका ईपीएस, जिसका ईपीएस ज्यादा हुआ उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा सवाल, हमने देख लिया कि अगर ईपीएस ज्यादा है तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, इट इज अ बेटर स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। बट क्या ऐसा हमेशा है कि अ हायर ईपीएस इज एन इंडिकेशन कि आप वो स्टॉक परचेज ही करें? तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ ईपीएस देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। देयर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर लुकिंग ओनली टुवर्ड्स द ईपीएस, एंड दैट इज, सबसे पहले इस सवाल का आंसर हो गया नो, क्योंकि अ हायर ईपीएस इज नॉट ऑलवेज एन इंडिकेशन टू परचेज अ स्टॉक। अब इसका मतलब जानते हैं क्यों। क्योंकि ईपीएस की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ईपीएस को आप ऐसे ही बिना किसी कंपैरिजन के यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने कंपैरिजन देखा कि आप ईपीएस को कंपेयर करिए उसके पीयर्स से, उसके कंपेटिटर्स से और पास्ट परफॉर्मेंसेस से। सेकेंडली, ईपीएस, हमने पिछले एग्जाम्पल में ईपीएस का कंपैरिजन देखा था प्राइस के मुकाबले। प्राइस दोनों कंपनी का सेम था, ईपीएस डिफरेंट था, तो हमने डिसीजन लिया। इसलिए सबसे पहले आपको शेयर का प्राइस भी देखना पड़ेगा, भाव देखना पड़ेगा उस शेयर का, तब जाके आपका ईपीएस कुछ मतलब का निकलेगा। ईपीएस एक्चुअली डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द प्राइस। आप कंपनी की अर्निंग्स देखते हैं ईपीएस से, बट एक्चुअली कितने प्राइस में वो शेयर मिलेगा, कितने रेट में आपको वो शेयर मिल रहा है, वो आपको नहीं पता। आपको प्राइस भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा अपने डिसीजन में। इसलिए हम यूज करते हैं पीई रेशियो का, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का।
प्राइस टू अर्निंग्स का रेशियो का इस्तेमाल करके हम ये जानते हैं वेदर अ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। सिर्फ आइसोलेशन में ईपीएस से हम नहीं जान सकते, इसलिए ईपीएस के साथ साथ आप यूज करिए पीई रेशियो का टू एक्चुअली रीच टू अ कंक्लूजन कि कोई भी कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझें इसको, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो मान लीजिए दोनों ही कंपनी मुझे अर्निंग्स कमा के दे रही हैं 10 रुपए पर शेयर की, दोनों ही कंपनी की सेम अर्निंग्स हैं, बट प्राइस एक का 100 रुपए है, कंपनी ए का शेयर मुझे 100 रुपए पे मिल रहा है और कंपनी बी का मुझे 150 पे मिल रहा है। अर्निंग्स तो सेम है कंपनी की, बट कंपनी बी का शेयर प्राइस ज्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंपनी ए में पैसा लगाएं, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है। इससे कंपनी बी से कंपेयर करें तो स्टॉक ए कंपनी ए का स्टॉक आपको सस्ता पड़ेगा खरीदने में। कंपनी तो दोनों अर्निंग सेम कमा के दे रही हैं, बट जो मुझे सस्ता पड़ेगा प्राइस के अकॉर्डिंग मैं उस शेयर में इन्वेस्ट करूंगी। इसलिए हम सिर्फ ईपीएस देख के नहीं बोल सकते वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और नॉट और ओवर वैल्यूड, हमें प्राइस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि स्टॉक ऑफ कंपनी ए इज ट्रेडिंग चीप, वो सस्ता है, आप कंपनी ए का स्टॉक खरीद सकते हैं। ये हो गया कि आपको प्राइस देखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ ईपीएस। अब इसका एक और लिमिटेशन है इस ईपीएस का, एंड दैट इज कि अर्निंग्स तो कमाई कंपनी ने, बट अर्निंग्स कहाँ से आएंगी? अर्निंग्स आएंगी इन्वेस्टमेंट से। अब आपको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा कि कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड नॉट जस्ट द अर्निंग्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कम इन्वेस्टमेंट से कंपनी ज़्यादा अर्निंग्स कमा रही हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से कंपनी कम कमा रही हो। सो यू हैव टू लुक एट द रेशियो कि कितनी एफिशिएंसी पे कंपनी काम कर रही है, कितने इन्वेस्टमेंट से मुझे एक्चुअली कितना रिटर्न या आउटपुट या अर्निंग्स मिल रही हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स होती हैं कंपनी की, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो एक्चुअली इतनी अर्निंग्स अगर आई तो कितने इन्वेस्टमेंट से आई, और कभी कभी अर्निंग्स इतनी ही रहती हैं बट बहुत कम इन्वेस्टमेंट से कंपनी उतनी अर्निंग्स तक पहुंच जाती है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें देखना होगा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो का भी अलग से वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमें देखना होता है किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, सिर्फ अर्निंग्स पर शेयर नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली आपको पता पड़ेगा कि कितनी एफिशिएंसी से कंपनी डील कर रही है, कितने इन्वेस्टमेंट से कंपनी उतनी अर्निंग्स कमा रही है जितना वो ईपीएस में शो कर रही है। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से क्लैरिटी से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए, कंपनी बी, अपनी फेवरेट कंपनीज ए एंड बी, इनकी अर्निंग्स दोनों की 1 लाख रुपए हैं। अगर हम सिर्फ ईपीएस देखते तो इनको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते और हमारा निकल आता ईपीएस। अभी हम देख रहे हैं अर्निंग्स, और हमें लग रहा है कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों की अर्निंग्स सिमिलर हैं, दोनों ही कंपनी एट पार हैं, दोनों ही कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों में ए या बी, बट हम देखते हैं उसके इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगाया है, इसमें 10 लाख रुपए और इसमें लगाया 20 लाख रुपए। यहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आपको मिले 1 लाख रुपए और यहां सिर्फ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से आपको मिल गए 1 लाख रुपए। तो अर्निंग्स तो दोनों की सेम है, बट इन्वेस्टमेंट ए का कम और बी का ज़्यादा। मतलब 20 लाख रुपए मुझे 1 लाख कमा के दे रहे हैं और वहाँ 10 लाख रुपए ही सिर्फ मुझे 1 लाख कमा के दे रहे हैं। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से जब हम इस अर्निंग्स को इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। और अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं भी समझ में आता, आप सिर्फ इन फिगर्स को देखिए तो भी आप समझ जाएंगे कि कहाँ कम लागत से मुझे ज़्यादा अर्निंग्स कमाने का मौका मिल रहा है, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। तो यहाँ मुझे 10 लाख में जब मुझे 1 लाख कमाने मिल रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगी कंपनी ए में, और ये होगा मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आरओई भी अगर हम देख लें तो 1 लाख बाय 10 लाख, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 10%,
और इस कंपनी का 1 लाख बाय 20 लाख रिटर्न ऑन इक्विटी है 5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% इसका ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो उसे छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि 1 लाख मुझे दोनों कंपनीज कमा के दे रही हैं, बट कैपिटल मेरा कंपनी ए में कम है, इन्वेस्टमेंट मेरा कंपनी ए में कम है, इसीलिए कंपनी ए इज़ बेटर टू इन्वेस्ट और कंपनी ए इज़ बेटर, इधर कंपनी ए इज़ एक्चुअली बेटर टू इन्वेस्ट क्योंकि ये मेरा ROE बेटर दे रहा है, ये मेरी अर्निंग्स एक्चुअली सही से दे रहा है 1 लाख रुपए सिर्फ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये हो गया हमारे लिमिटेशंस EPS के चलते। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि अगर आप screener.in में जाएंगे तो आपको कैसे दिखेगा EPS, आपको कहाँ दिखेगा और उसे आपको कैसे एनालाइज करना है। हम गए screener.in पे और हमने कंपनी हमने यहाँ से सर्च करी और हम गए नेस्ले इंडिया पे। नेस्ले इंडिया का स्टॉक हमने देखा और हमें ये सारी वैल्यू सामने पता पड़ गई। अगर आपको ये रेशियो यहाँ नहीं दिख रहा ऑन द फेस तो आप यहाँ ऐड रेशियो टू टेबल पे जाके EPS टाइप करेंगे या अर्निंग्स पर शेयर टाइप करेंगे तो आपके आ जाएगा EPS। नेस्ले इंडिया का EPS करेंटली इज 232, मतलब अगर मेरे पास एक शेयर होता नेस्ले इंडिया का तो मेरी अर्निंग्स होती 232 रुपये। 232 रुपीज़ मेरा एक शेयर मुझे कमा के देता। नेक्स्ट आप आ जाइए स्क्रीनर पे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे आपको यहाँ पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स दिख जाएंगे और बॉटम लाइन में सबसे नीचे नेट प्रॉफिट के बाद देखिए यहाँ से टैक्स माइनस हो चुका, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका, इंटरेस्ट माइनस हो चुका, तब आपका आया है नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बाद निकाला है हमने EPS। नेट प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया बाय द नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारा निकल आया पर शेयर का वैल्यू एंड दिस इज योर EPS। यहाँ आपको मिल जाएगा हर साल का EPS, आप जिसे ट्रेंड वाइज कंपेयर कर सकते हैं। ये है दिसंबर 2020 का EPS 215 रुपये और आप एक्चुअली कंपेयर कर सकते हैं पिछले अगर 5 साल का ट्रेंड देखा जाए तो 58 रुपीज़ से बढ़ता बढ़ता ये शेयर का EPS गया है 215 रुपये तक एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट अगर हम EPS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्योंकि अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कंपनी की। इसके पीयर से भी कंपैरिजन कर लिया जाए अगर तो इसका पीयर नेस्ले का पीयर है ब्रिटानिया इसका पीयर कंपनी है, इसका कंपेटिटर है। नेस्ले का EPS चल रहा है 232 रुपये बट ब्रिटानिया का चल रहा है सिर्फ 66 रुपीज़। अगर हम सिर्फ EPS को देखें तो नेस्ले इंडिया का EPS इज़ बेटर दैन ब्रिटानिया क्योंकि वो हमें एक शेयर 232 रुपये कमा के दे रहा है और ब्रिटानिया हमें कमा के दे रहा है 66 रुपीज़। लेकिन सिर्फ EPS ना देख के आप उसका शेयर प्राइस भी देखिए। नेस्ले इंडिया का शेयर प्राइस चल रहा है 19,000 रुपये पर शेयर। एक शेयर खरीदने के लिए आपको 19,000 रुपये देने हैं नेस्ले के लिए, बट वहीं ब्रिटानिया का चल रहा है सिर्फ 3,500 रुपये पे। तो आप प्राइस और अर्निंग्स को भी साथ में कंपेयर करेंगे। अर्निंग्स तो ऑफ कोर्स नेस्ले की बहुत ज़्यादा है ब्रिटानिया से, बट इनफैक्ट उसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा है। तो इसके लिए हम निकालेंगे P/E प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो निकल के आता है हमारा 82 और 53। इसे कैसे एनालाइज करना है वो हम सीखेंगे अपने प्राइस टू अर्निंग्स के वीडियो में। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा आपने कंपेयर कर लिया इसके प्राइस से, आप इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअली और किससे, आप किससे कंपेयर करेंगे ROE से, रिटर्न ऑन इक्विटी से भी, जो हमने लास्ट में देखा कि एक्चुअली कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और आपको रिटर्न कितना मिला। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम देखेंगे। नेस्ले का रिटर्न ऑन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से हमें 105 गुना पैसा मिलता है और यहाँ सिर्फ 46% आपको मिलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑफ कोर्स नेस्ले इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए EPS को अगर देखें और अगर ROE को देखें, इन दोनों ही पैरामीटर्स से हमारा नेस्ले इंडिया इज़ बेटर दैन ब्रिटानिया, ऐसा हम कह सकते हैं प्राइमा फेसी, जितना हमारे पास अभी हमने EPS से अंडरस्टैंडिंग ली उससे। बट सबसे बड़ी बात है उसका प्राइस, शेयर का प्राइस इज ट्रेडिंग वेरी हाई। हम जब इसे देखेंगे इसके पास परफॉर्मेंसेस से कि उसका शेयर का प्राइस
प्रीवियस ट्रेंड्स में क्या गया है, उससे हम बेटर एनालाइज कर पाएंगे वेदर दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। और हमने प्रीवियस वीडियोस में जैसे देखा था कि आप बुक वैल्यू कंपेयर करिए और मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से पीबी रेशियो से कंपेयर करिए, आप वो भी कंपेयर करके इन दोनों कंपनीज में से बेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं अपने लिए। सो आज हमने देख लिया कि ईपीएस की मदद से आप कैसे जान पाएंगे कि वेदर अ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, और ईपीएस की मदद से आप ये जानेंगे, आप उसका मतलब समझ पाएंगे कि मेरे पास अगर ईपीएस का फिगर है उससे मैं क्या समझूं और क्या एनालाइज करूं। और बेटर एनालिसिस के लिए पीई रेशियो का इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आप पीई रेशियो के लिए, पीई रेशियो की वीडियोस के लिए, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट के वीडियोस के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। यू कैन गो देयर एंड वॉच सच वीडियोस। आप ईपीएस के बाद उसको और एनालाइज कर सकते हैं व्हेन यू वॉच डिविडेंड यील्ड वीडियो एंड द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। I hope today's session was beneficial to you. आप और smart strategy frame कर पाएंगे for taking your better investment decisions. Till then, stay safe and stay tuned. Do not forget to like, subscribe and share to Magnet Brains. Till then, bye bye.